हेलो गाइस। आज मैं आ चुका हूँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक और वीडियो लेकर, रेमेडीज विद केस लॉस। तो आप सभी का स्वागत है एसपी लॉ में। और आज मैं रेमेडीज को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। रेमेडीज होती क्या है बेसिकली, पहले तो वो समझ लीजिए। रेमेडीज क्या होती है? जो कि प्लेंटिफ को रिलीफ मिलती है, या तो वो कोर्ट से मिले या वो कोर्ट के बाहर मिले। अब ये तो टाइप हो गई रेमेडी का। बस रेमेडी का भी मतलब इतना समझ लीजिए कि प्लेंटिफ को कोई भी टाइप का रिलीफ मिलेगा कोर्ट से। बस आप इतना समझ लीजिए। अगर डिफेंडेंट ने कोई एक्ट किया है, उस एक्ट से प्लेंटिफ को क्षति हुई है, तो उसको कोई रेमेडीज मिलेगी या रिलीफ मिलेगा। तो अपन आगे पढ़ते हैं। अब एक चीज समझ लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, कि ये सिविल लॉ की रेमेडीज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो टॉर्ट है वो एक सिविल लॉ है। हाँ, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एज पर डेफिनेशन ऑफ सेलमेंट। अपन को इतना समझना नहीं, अपन बस इतना समझ लेते हैं कि अपन सिर्फ रेमेडीज पढ़ रहे हैं जो कि सिविल लॉ की रेमेडीज है। चलिए शुरू करते हैं। दो टाइप की रेमेडीज हमारे सिविल लॉ में दी हुई है। पहली तो जुडिशियल रेमेडी दी हुई है और दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी दी हुई है। हमारा जो डेमोक्रेसी का तीसरा स्तंभ है, जो कि जुडिशरी है, अगर हम उसके थ्रू रेमेडीज पाते हैं, हम उसके थ्रू रिलीफ पाते हैं, तो वो जुडिशियल रेमेडीज कहलाता है। और अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, मतलब कोर्ट के बाहर रेमेडी हम मिल रही है, हमको उसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, कोई हमारे भूमि पे ट्रेस पास किया है, कोई हमारे लैंड पर बिना हमारे इजाजत के आया है, कोई हमारे प्रेमाइसेस पर बिना इजाजत के गुड्स को रख के गया है, सामान को रख के गया है, तो हमारे पास पावर है कि हम उस गुड्स को थ्रो कर दें, फेंक दें, हटा दें, बाय यूजिंग रीजनेबल फोर्स। कुछ कम फोर्स का अमाउंट का फोर्स, जो कि लॉ ने बोला है कि आप इतना रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करिए जिससे दूसरे को भी हर्ट ना हो, उतना यूज करके आप एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर को भी यूज करके आप रेमेडी यूज कर सकते हैं। तो ये दो टाइप की रेमेडी होती है, जो कि बहुत ईजी था समझना। हाँ, इसमें केस लॉस बहुत कम है और समझना भी बहुत आसान है रेमेडीज। आइए रेमेडीज के कुछ टाइप्स देखते हैं। हाँ, इसमें जो है, आपको एक चीज बता दूं कि जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज में टाइप्स बहुत हैं, तो उसको याद करने के लिए मैंने लास्ट में एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, जिससे बहुत ही क्लियरली आपको मतलब एक दिमाग में पिक्चर छप जाएगी और आपको याद हो जाएगा। तो तीन टाइप के जुडिशियल रेमेडीज होती हैं: डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले एक चीज को आप डिफरेंशिएट कर लें अपने माइंड में आगे बढ़ने से पहले, कि जो डैमेज है और डैमेजेस है, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। डैमेज क्या होता है? हमको हर्ट हो रहा है किसी की चीज से, किसी के उससे हमको सेंटिमेंटल हर्ट हुआ, किसी की चीज से हमको शरीर में हर्ट हुआ, फिजिकली हर्ट हुआ, तो वो डैमेज हो गया। लेकिन जो यहाँ पे मैं डैमेजेस बात कर रहा हूँ, वो कंपेंसेशन से मिलता जुलता है। ऑल्दो उनमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, डैमेज और कंपेंसेशन में। लेकिन ये वाला जो डैमेज है वो कुछ कंपेंसेशन से मिलता जुलता है, जो कि कोर्ट प्रोवाइड करती है अगर आपके राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ है, यानी आपके राइट को अगर कोई वॉयलेट किया है, कानूनी क्षति आपको पहुंचाया है, तो आपको डैमेजेस प्राप्त होंगे। दूसरा है, आपको इंजंक्शन मिलते हैं बाय द वे ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट एक दो टाइप के इंजंक्शंस देती है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो इंजंक्शन हो गया, डैमेज हो गया। तीसरी चीज हो गई स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अभी नहीं समझ में आया, बस अभी क्लियर समझ लीजिए कि बस ये तीन टाइप के होते हैं। अभी अपन आगे चल के और इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहला हमारा जो आता है वो डैमेज है। इस पिक्चर से आपको और क्लियर होगा कि यहाँ पे डैमेजेस मनी से रिलेटेड है। अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा, तो आप इतना समझ लीजिए कि डैमेजेस जो है वो कंपेंसेशन की बात कर रहे हैं, अपन मनी की बात कर रहे हैं। ऑल दो कंपेंसेशन और डैमेजेस में भी आज बहुत अंतर होता है, लेकिन अपन अभी डैमेजेस समझते हैं। देखिए, चार टाइप के डैमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बाकी तो देखिए एक दो डैमेज और है, लेकिन ये चार टाइप बहुत इंपॉर्टेंट समझना। पहला है नॉमिनल डैमेजेस, जितना हार्म हुआ है उसी के इक्विवेलेंट डैमेज दे दो। मैं इसमें बहुत ही इंग्लिश नहीं लिखा हूँ, अगर आप अपने एग्जाम्स में लिखने जा रहे हैं तो नॉमिनल डैमेजेस को आप बहुत ही अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये बताते हुए कि प्लेंटिफ को जितना हार्म हुआ है, डिफेंडेंट को उतने हार्म को उसको उसकी भरपाई करनी होगी। किसी ने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिससे प्लेंटिफ को क्षति हो रही हो, तो जिसने एक्ट किया है ना, जितनी क्षति हुई है उसकी उसको भरपाई करनी पड़ेगी, और उसको उसी कंडीशन में छोड़ना होगा प्लेंटिफ को जिसमें वो पहले एंजॉय कर रहा था। बस इसी को आप इंग्लिश में लिखा सकते हैं, इसको और आप अच्छे से समझ सकते हैं एसबी वर्सेस वाइट में। नॉमिनल डैमेजेस बेसिकली इंजूरिया साइन डैमनो के केस में दिया जाता है।
एशबी वर्सेस वाइट एक ऐसा केस था जिसमें प्लेंटिफ के राइट टू वोट के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा था। उसको अधिकार है कानूनी प्रोसेस में, लीगल प्रोसेस जो होता है हमारा एक इलेक्शन का, उसमें भाग लेने का, उसके पास एलिजिबिलिटी है वोट देने की, लेकिन उसको एक रिटर्निंग ऑफिसर वाइट ने एशबी को रोका था वोट देने से। तो भाई अब उसके लीगल वो उसका तो लीगल राइट का तो वायलेशन हो गया। तो देखो ऐसा कुछ उसको हार्म नहीं हुआ था, वो जिसको चाह रहा था वो जीता, लेकिन उसको जो उसकी लीगल राइट था उसकी क्षति हुई थी। तो एक नॉमिनल सा डैमेज कोर्ट दे देता है कि चलो भाई तुम्हारे भी जो क्षति हुई है तुम्हारे लीगल राइट की, उसकी हम एक नॉमिनल डैमेज देते हैं। ये कोई बहुत भारी डैमेज नहीं होता, बस एक ये क्षतिपूर्ति बोल सकते हैं इस डैमेज को। दूसरा कंटेम्प्टुअस डैमेज, यहाँ पे लॉस तो हुआ है प्लेंटिफ को, पर वो डिजर्विंग नहीं है कि कोर्ट के ओपिनियन से, इसलिए इसमें बहुत ही लेस अमाउंट मिलता है। अब चीज समझ ले, नॉमिनल डैमेज और कंटेम्प्टुअस डैमेज तो बहुत अलग अलग है। कंटेम्प्टुअस डैमेज में भी बहुत कम डैमेज मिलता है, बहुत कम कंपेंसेशन मिलता है। क्यों कम कंपेंसेशन मिलता है? क्योंकि कोर्ट सोचता है कि जो प्लेंटिफ है यहाँ पे तो उसकी खुद की गलती है। मतलब अगर तुम जा रहे हो रोड में, कोई एक्सीडेंट हो जाता है डिफेंडेंट के कारण, लेकिन अब तुम खुद ही नशे में पाए जाते हो, तो भाई तुम्हारी खुद की गलती है। हालांकि तुमको भी लॉस हुआ, तो डैमेजेस थोड़े बहुत तुमको भी मिलेंगे, लेकिन गलती तो तुम्हारी भी है। तो इसको आप एग्जाम्पल में और अच्छे से समझा सकते हैं, एग्जाम में भी और अच्छे से समझा सकते हैं। तीसरा है हमारा एग्जाम्पलरी डैमेज, इसी को प्यूनिटिव डैमेज भी बोलते हैं। कोर्ट एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहती है कि ऐसा कोई एक्ट फिर से ना हो। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, ये एक लैंडमार्क केस था जो कि मैंने अभी इंजूरियस एंड डैमनो की वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था। इसमें एक MLA भीम सिंह थे, उनको उनकी 3 अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। आर्टिकल 21 जिसमें लिबर्टी की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है। दूसरी चीज उनकी उनका जो एक नियमित प्रोसेस होता है कि मजिस्ट्रेट के पास पहले उनको पेश किया जाए अरेस्ट के बाद, तो वो हुआ नहीं था, उनको बस डिटेन कर दिया गया था बिना कोई कारण के। तो भाई अब इतना बड़ा काम जो पुलिस ऑफिसर है जो अपने अधिकार का उल्लंघन, मतलब अपने जो उसका कार्य है उसी को वो नहीं कर रहा। पुलिस का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जो गलत है उस चीज पर एक्शन ले। पर यहाँ पे तो उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं थी, उसका काम था अपने पार्लियामेंट्री अपने एक पार्लियामेंट्री असेंबली को अटेंड करना, वो भी नहीं उसे किया करने दिया जा रहा था। तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए जब कोर्ट कोई डैमेज देता है तो वो एग्जाम्पलरी डैमेज कहलाता है। चौथा है एग्रावेटेड डैमेजेस। भाई अगर किसी एक्ट के कारण प्लेंटिफ की फीलिंग्स को हर्ट हुआ है, तो कोर्ट उसकी फीलिंग्स के लिए एग्रावेटेड डैमेज देती है। अब एक चीज को आप समझे गौर से, एग्रावेटेड डैमेजेस भी कोई भारी भरकम डैमेज नहीं है। एग्रावेटेड डैमेजेस को आप समझ लीजिए कि एक बोनस डैमेज हो सकता है कि अगर भाई इस डैमेज से मेरे को कोई मानसिक क्षति भी हो गई, भाई मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया इस डैमेज के कारण, मेरे को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिससे मेरे को मानसिक सदमा लग गया, मेरे मान लीजिए कि कोई पर्सन एक्स है, उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये तो केस ही अलग हो गया, ये बहुत ज्यादा मतलब वो है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि किसी के बेटे की मृत्यु हो जाती, कोई एक्स पर्सन है, तो उनके बेटे की मृत्यु होने की वजह से उनको एक मानसिक क्षति हुई, उनको फ्यूनरल में डैमेजेस लगे, उनको जो है आगे चल के जो फ्यूचर एक्सपेंसेस थे जो कि उनको अपने बेटे के द्वारा मिलने वाले थे, वो भी नहीं मिल पाएगा अब। तो उसके लिए जो डैमेज है, जो मेंटल उनकी, वैसे वो बात अलग हुई, लेकिन अपन यहाँ पे मेंटल फीलिंग की बात करें कि उनके जो दिमागी हालत में असर पड़ा है, जो एक फीलिंग्स को उनको जो हट हुआ, उसकी भरपाई कोर्ट कर देता है एग्रावेटेड डैमेजेस के थ्रू। तो ये 4 डैमेजेस से आगे बढ़ते हैं अपन इंजंक्शन की तरफ। अब इंजंक्शन की तरफ कैसे, मतलब इंजंक्शन क्या होता है इसको अपन समझते हैं, कार्टून के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ द पार्टीज टू अ सर्टेन एक्शन मस्ट आइदर डू समथिंग और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसमें हमारे माननीय न्यायमूर्ति जो है, हमारे जो माननीय जज है, वो वकील साहब को बोल रहे हैं कि जो आपके पक्षकार हैं उन दोनों में से, मतलब दोनों वकीलों को बोल रहे हैं कि या तो उनको कोई कार्य करने से रोकना होगा या कोई कार्य करना होगा। मतलब कोई कोर्ट के पास एक ऐसा ऑर्डर कोर्ट पास करती है जिससे उस व्यक्ति को, उस डिफेंडेंट को कोई कार्य करने से रोका जा सके या कोई कार्य करने को कहा जा सके। मतलब टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और टू कंटिन्यू फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है। तो दो टाइप के एक्ट होते हैं, दो टाइप के इंजंक्शन होते हैं, टेम्पररी और परपेचुअल। टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है, जो कि एक सर्टेन पीरियड के लिए दिया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, इफ द जज फाइंड दैट defendant's act is fit to be given a temporary injunction, then courts grant him temporary injunction। मतलब अगर प्रोसीडिंग के दौरान
कोर्ट ये देखती है कि टेम्पररी इंजेक्शन इसको देना चाहिए, कुछ दिन कुछ दौरान के लिए इसको टेम्पररी इंजेक्शन देना चाहिए, तो कोर्ट भी उसको टेम्पररी इंजेक्शन देती है एक सर्टेन पीरियड के लिए, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद वो जो है टेम्पररी इंजेक्शन खत्म हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा देता हूँ। जैसे हाई कोर्ट्स में कई सारे रिट पिटिशंस लगते हैं कि मतलब कोई एक पार्टिकुलर एक्ट से डिफेंडेंट की इसको क्षति हो रही है या कुछ हार्म हो रहा, तो कोर्ट उस चीज को जब तक के लिए स्टे लगा देता है, एक सर्टेन पॉइंट के लिए उस एक्ट को रोक देता है, डिफेंडेंट को वो एक्ट करने से रोक देता है, जब तक कि कोई निचली अथॉरिटी, एसडीओ, तहसील या तहसीलदार या कोई भी ऐसी अथॉरिटी कोई एक ऐसी कार्यवाही न कर ले जिससे उसको आराम मिल जाए, तो एक तब तक के लिए एक स्टे लगा देता है। दूसरी हो गई आपकी परपेचुअल। परपेचुअल और टेम्पररी मेन होती है, जो कि सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी दी हुई है, पर दो और है जो अपन पढ़ेंगे। परपेचुअल क्या बोलती है कि फाइनल ऑर्डर के वक्त जो आपको इंजंक्शन मिलता है, बस वही परपेचुअल होता है कि फाइनल इंजंक्शन आपको दे देते हैं। तीसरी जो आपकी इंजंक्शन आती होती है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, जिससे डिफेंडेंट को कोई एक्ट करने से रोक लगा दिया जाता है कि भाई आप ये एक्ट नहीं कर सकते। चौथा होता है आपका मैंडेटरी इंजंक्शन, कि कोई एक ऐसा पॉजिटिव एक्ट आपको करना होगा जिससे प्लेंटिफ को क्षति ना हो रही हो, मतलब जैसे कोई चीज प्लेंटिफ को कोई एक्ट अगर डिफेंडेंट नहीं कर रहा उससे क्षति हो रही है, तो भैया वो आपको एक्ट करना पड़ेगा। डिफेंडेंट ऐसा कोर्ट बोल सकते हैं कि डिफेंडेंट को कोई पॉजिटिव एक्ट करने के लिए बोलता है, जैसे कि एन ऑर्डर टू पुल डाउन अ वॉल विच हर्ट्स लीगल राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ के कोई लीगल राइट्स को हार्म हो रहा है, इसलिए ऐसी दीवार को डिफेंडेंट को हटाना होगा। तो ये एक ऐसे इंजेक्शंस होते हैं, चार टाइप के इंजेक्शन होते हैं जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट ऑर्डर के थ्रू देता है। एक तो स्टे ऑर्डर दे देता है, कई बार कोर्ट कंटिन्यू ऑर्डर दे देता है, कई बार कोर्ट प्रोहिबिटरी ऑर्डर दे देता है, कई बार कोर्ट मैंडेटरी ऑर्डर दे देता है। तो ये था आपका इंजेक्शन। तीसरा अपन समझते हैं स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो समझ लीजिए रेस्टिट्यूशन मतलब वापस करना, और रेस्टोरेशन और रेस्टिट्यूशन एक ही चीज होती है। अगर मैंने आपकी कोई चीज, कोई लैंड को गलत तरीके से जब्त कर लिया, उसका पोजेशन अपने पास ले लिया है, तो कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर देता है कि आप उसको सेम वे में रेस्टोर करके दें उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को। एक चीज याद रखें यहाँ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज समझें। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं करता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गया, जैसे आपका कोई ज्वेलरी मटेरियल हो गया, कोई कार हो गई, कोई वॉच हो गई, कोई बहुत महंगी रोलेक्स की वॉच हो गई, कोई आपके सामान हो गए, मतलब बहुत महंगी महंगी चीजें होंगी। मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी एक प्रॉपर्टी, महंगी चीज ही नहीं, कोई भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी चीज जो मूव कर सकती, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती, उसकी बात नहीं कर रहा है। ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को गलत तरीके से जब डिफेंडेंट अपने पास पजेस कर देता है, ये तब की बात कर रही है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब भाई आपने खुद दे दिया और फिर उसको खुद रेस्टिट्यूट करा रहा, वो कोर्ट की वो नहीं है। आपकी अगर कोई चीज को गलत तरीके से कोई जब्त कर रहा है, तो वो सिंपली कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि आप उसको स्पेसिफिकली रेस्टिट्यूट कर दें। किसको? प्लेंटिफ को। बस इतना ही सा चीज है कि अगर डिफेंडेंट गलत तरीके से प्लेंटिफ की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को पोजेस करता है या जब्त करता है, तो कोर्ट उसको वापस करने का आदेश पारित कर सकती है, टू रिस्टोर एंड रेस्टिट्यूट प्रॉपर्टी। आइए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ रेमेडीज इन एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड। एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड में तीन टाइप की होती है, चार टाइप की होती है सॉरी। री एंट्री ऑफ लैंड, रिकैप्शन ऑफ चैटल, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट एंड अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। तो ये चीज आप इसको अपने दिमाग में छाप लें, अपन आगे समझते हैं इसको। पहला आता है री एंट्री ऑफ लैंड। अगर डिफेंडेंट गलत तरीके से प्लेंटिफ के लैंड को पोजेस करता है, तो प्लेंटिफ के पास कोर्ट के पास ना जाए बिना एक रीजनेबल फोर्स यूज करके अपने लैंड पर एंटर करने की पावर है। भाई अगर कोई गलत तरीके से आपके लैंड पे एंटर कर गया है, कोई ट्रेसपास कर रहा है, बेसिकली री एंट्री मतलब पोजेशन वाला नहीं है। पोजेशन के लिए तो फिर आप कोर्ट में जाना पड़ेगा, भाई आप पोजेशन कैसे उससे छीन सकते हो, है ना। तो री एंट्री ऑफ लैंड की बात हो रही है। री एंट्री मतलब अगर आपके यहाँ कोई ट्रेस पास कर रहा है, आपके घर में कोई जबरदस्ती घुस गया कि नहीं मेरे को आपके कमरे में ही घुसना है, तो अगर वो कमरे में घुस गया है, आपके कमरे में आके घुस गया, तो आप उसको एक रीजनेबल फोर्स यूज करके बाहर भगा सकते हैं। अब रीजनेबल फोर्स में भी ये समझिए कि रीजनेबल वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। अगर फोर्स लिख देता ना, तो लोग मर्डर कर देते और बाहर फेंक देते। अगर रीजनेबल फोर्स लिखा गया तो उसका कुछ मतलब होगा। रीजनेबल मतलब कि कुछ इतना फोर्स जो कि लॉ के द्वारा वो फॉरबिडन ना हो, ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई फोर्स जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिडन ना हो, वो आप करके रीजनेबल फोर्स करके आप उस चीज को वापस
पा सकते हैं। दैट इज द ओनली एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी फॉर द री एंटरिंग ऑफ लैंड। सेकेंड है रिकैप्शन ऑफ चैटल्स। चैटल्स का मतलब समझ लें मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रही है, हो रहा है कि अगर कोई आपके चैटल्स को जब्त कर देता है, अगर कोई डिफेंडेंट गलत तरीके से प्लेंटिफ के चैटल्स को पजेस करता है, तो प्लेंटिफ के पास पावर है कि वो रीजनेबल फोर्स अप्लाई करके यूज चैटल वापस कर ले, उसे उसे चैटल वापस ले ले। मतलब उससे वो चैटल्स जो कि गलत तरीके से डिफेंडेंट ने लिया है उसको वापस ले ले एक रीजनेबल फोर्स लेके, वो भी सेम है, ये भी सेम है, री एंट्री ऑफ लैंड और रिकैप्शन ऑफ चैटल। बस यहाँ पे मूवेबल की बात हुई है और ऊपर वाले में इमूवेबल की। तीसरे में आ जाते हैं बात एबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। जो भी लैंड ओनर है उसके पास पावर है कि वो अपने खुद के एक्ट से हो रहे न्यूसेंस को हटा दे। इस चीज को समझिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है जो मैंने लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी या प्रेमाइस का लैंड ओनर है, उसको दूसरे प्रॉपर्टी या नेबरिंग लैंड ओनर से अगर कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो उस न्यूसेंस को हटा सकता है। जैसे कि मान लीजिए नेबरिंग में कोई पेड़ लगा है, पेड़ की ब्रांचेस मेरे घर तक आ रही, तो मेरे पास पावर है कि मैं उसको काट के फेंक दूं, क्योंकि भाई कोर्ट के पास इतना फालतू काम नहीं है कि आपके इस छोटे मोटे मैटर में वो ऑर्डर्स देता रहे, है ना। तो नॉर्मली अपन एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड का यूज करके अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं। चौथा है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। प्लेंटिफ के पास पावर है कि उन गुड्स या कैटल को जब्त कर ले जो कि उसके लैंड पर ट्रेसपास कर रहे हो। वो तब तक सीज कर सकता है जब तक उसको कंपनसेशन ना मिले। अब मान लीजिए कि कोई अपने घर में आता है और क्या करता है, ट्रेस पास कर देता है। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति अपने पेट को लाता है और छोड़ देता है और चला जाता है, मतलब आपके वो पेट आके आपके घर में ट्रेस पास करके पूरे घर को तहस नहस कर देता है। बाद में जब आप देखते हैं वो ट्रेस पास करके मतलब वहीं पे रह जाता है, और आप उस पेट को जब्त कर सकते हैं। आप उस पेट को जब तक अपने पास रख सकते हैं, उस पेट या गुड्स या कैटल को अपने पास जब तक रख सकते हैं जब तक वो जिसका गुड्स या कैटल है वो आपको एक ऐसा कंपेंसेशन ना दे दे जिससे आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। वही है आपका डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। तो ये आपके चार चीजें होंगी। प्लेंटिफ के पास पावर है कि उन गुड्स या कैटल को जब्त कर ले जो कि उसे उससे लैंड पर ट्रेसपास कर रहे हो, वो तब तक सीज कर सकता है जब तक उसे वो कंपनसेशन ना मिले। बस सीधी सी बात थी, ये थे आपके रेमेडीज। आइए, अब मैंने एक बहुत ही प्यारा फ्लो चार्ट तैयार किया है जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी का। रेमेडी दो टाइप की होती है, जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। डैमेज, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। जुडिशियल रेमेडीज के ये तीन टाइप होते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी के री एंट्री ऑफ लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट और एबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, ये चार चीजें होती है। आप देखिए, अगर आपको एग्जाम के लिए समझना है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी और जुडिशियल रेमेडी तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि रेमेडी दो टाइप से दी जा सकती है। जुडिशियल एक तो कोर्ट जाके, एक तो बाहर। तो ये तो आप बहुत इजीली याद करके लिख सकते हैं। जुडिशियल में भी आपको तीन चीज याद हो जानी चाहिए, डैमेज, इंजंक्शन और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। कि अगर डैमेज देगा कोर्ट, कंपेंसेशन के थ्रू देगा, हो गया वो। इंजंक्शन एक ऑर्डर के थ्रू देगा। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं कि वापस दे दो। एक्स्ट्रा जुडिशियल में जो चार टाइप्स है उनको समझने का एक अच्छा तरीका है कि री एंट्री ऑफ लैंड, अपन अपने लैंड पे खुद एंटर कर सकते हैं एक रीजनेबल फोर्स का यूज करके। रिकैप्शन ऑफ गुड, अपने गुड्स को खुद से मतलब वो कर सकते हैं, कैप्शन कर सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को, जो कि दूसरे के द्वारा कैप्चर कर ली गई है। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट को भी अपन इजीली समझ सकते हैं और एबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस को भी इजीली समझ सकते हैं। तो ये कुछ एक प्यारा सा मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको एक इजीली से एक आपके माइंड में पिक्चर छप जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और क्योंकि ये फ्लो चार्ट बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है तो एक कमेंट भी छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच।